हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बाय संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में एनसीईआरटी बायोलॉजी लाइन टू लाइन एमसीक्यू सीरीज पार्ट नंबर 55 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज इस लेक्चर के अंतर्गत हम एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे और इसका नाम है रेस्पायरेशन इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में श्वसन के विषय में टॉप एमसीक्यूज हैं, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जिसके अंतर्गत हम पहले आपके एनसीईआरटी में जो मैटर दे रखा है उसको हम शानदार तरीके से समझेंगे। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए साथ साथ में जो अन्य क्वेश्चन है वो भी मैं लेकर आ रहा हूँ। अभी डेली थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी करके चले तो सिलेबस भी आपका कवर हो जाए। इसके अंतर्गत देखिए आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अभी पिछले लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट कर लिया, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी जरूर देखिए। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, देखिए आज रेस्पायरेशन का हम एक बेस तैयार करेंगे। प्लांट के अंदर रेस्पायरेशन है उसका एक बेस तैयार करेंगे, उसके बाद में हम जो अन्य टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे जो को आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। टॉपिक की हम बात करें, देखिए रेस्पायरेशन इन प्लांट्स ये हमारा चैप्टर का नाम है, जिसके अंदर में इंट्रोडक्शन देखेंगे रेस्पायरेशन का। उसके बाद में टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन कितने प्रकार का होता है। फिर ब्रीथिंग इन प्लांट्स, प्लांट की अलग से आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, डू प्लांट ब्रीथ, यानी कि प्लांट श्वसन करते हैं, तो वो भी हम आज इस लेक्चर के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। और फोस्फोराइलेशन, एटीपी का निर्माण है वो कितने प्रकार से हो सकता है वो भी इस लेक्चर के अंतर्गत देखेंगे। अगर समय रहा तो हम ग्लाइकोलाइसिस भी इसी चैप्टर के या इसी लेक्चर के अंतर्गत कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए लगातार इस चैनल पे बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बेहतरीन क्लासेज मिल रही है, जिसके अंतर्गत आपका पूरा का पूरा एक एनसीईआरटी बेसिस हम बात करें तो वो यहाँ पर हम अच्छे से तैयारी आपको करवा रहे हैं। पूरा का पूरा मैटर आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, कुछ ऐसा नहीं है कि इधर उधर से उठा करके ले लिया। पूरा हमारे द्वारा तैयार किए गए एमसीक्यूज हैं, शानदार तरीके से आप मिला करके देख लेना। ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत बार एग्जाम में पढ़ते हैं। तो ये लेक्चर आपके नीट, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ईएमआरएस, पीजीटी बायोलॉजी, लैब असिस्टेंट, केवीएस, पीजीटी बायोलॉजी, इन सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए बिना देरी करते हुए यहाँ पर हम शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। जो हमारे लेक्चर का टॉपिक का नाम है वो है रेस्पायरेशन इन प्लांट। इसमें हमें देखिए पहले तो क्या है कि पढ़ना क्या क्या है, पहले तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें इसके अंतर्गत आपके दे रखा है सेलुलर रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन, थोड़ा सा राइटिंग पे मत जाना, यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा धीरे धीरे ये बीच में 2 दिन हम लिखना बंद कर देते तो ऐसी हो जाती है, फिर 2 दिन क्लास नहीं हो पाए थे ना। सेलुलर रेस्पायरेशन, इसके बाद में आपका जो टॉपिक आता है आपका जाता है ग्लाइकोलाइसिस। जो मेन टॉपिक है उनकी बात करता हूं, इसके अलावा छोटे छोटे टॉपिक और भी हैं इसके अंतर्गत। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के बाद में आपका जाएगा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन हो जाएगा। फर्मेंटेशन के बाद में हम बात करें तो क्रेब्स साइकिल हो जाएगा, क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल के बाद में आपकी एटीएस हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और फिर रेस्पिरेटरी क्विशेंट, रेस्पिरेटरी क्विशेंट आर की, ये आपकी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर टॉपिक दे रखे हैं। तो इसमें आज हम इसको सेलुलर रेस्पिरेशन को और आपका जो रेस्पिरेशन है इसका एक बेस तैयार करके हुए चलेंगे। हमें देखिए अगर सीधा एक ग्लाइकोलाइसिस उठा के चल गए तो वहां पर एनएडी क्या होता है, एनएडीपीएच क्या होता है, या किस प्रकार से ऊर्जा निकलती है, एटीपी का फॉर्मेशन है कितने प्रकार का होता है, यहाँ पर कौन से प्रकार का होता है, ये चीजें हमें समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पहले इसका बेस तैयार करेंगे और प्लांट्स में रेस्पिरेशन के लिए क्योंकि वो रिक्वायरमेंट होती है, इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्यों नहीं होता, ये चीजें भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो मेन जो हमारा यहाँ पर रहने वाला आज का फोकस जो टॉपिक रहेगा वो सेलुलर रेस्पिरेशन रहेगा। अगर समय बच गया तो इस ग्लाइकोलाइसिस को भी यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेंगे। अगले लेक्चर में हम फर्मेंटेशन इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये चीजें हमें पढ़नी है और इस चीजों को आप खुद भी पढ़ के आइए जिसकी समझ में आसानी से आ जाए। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है कि हमें नीड क्यों होती है, रेस्पिरेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, रेस्पिरेशन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। देखिए नीड मतलब आवश्यकता क्यों पड़ती है रेस्पिरेशन की। तो हम सभी जानते हैं कि रेस्पिरेशन करते हैं कि हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, हमारे अंदर हम बात करें या फिर किसी भी जीव के अंदर बात करें तो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं।
तो सी ऑक्सीजन हमें क्यों चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन इसलिए चाहिए कि हमारे अंदर जो भोजन होता है ग्लूकोज के रूप में, उस भोजन का हमें क्या करना है, ब्रेक डाउन या ऑक्सीडेशन करना है, और उसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन चाहिए तो इसका ब्रेक डाउन करेंगे ना, तब भी हमें इससे क्या प्राप्त होगी, एनर्जी प्राप्त होगी। और इस एनर्जी का प्रयोग हमें किस किस में करते हैं, तो हमारी लाइफ के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो अलग अलग प्रोसेस होती है, ऑब्जर्वेशन है, मूवमेंट है, इसके अलावा आपका रेस्पायरेशन भी हम मान सकते हैं इसके अंदर, रिप्रोडक्शन है, लोकोमोशन, ये हम प्लांट्स के तरीके से, एनिमल्स के तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रोसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर, उन प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो उस एनर्जी को प्रदान करने या एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रेस्पायरेशन करना पड़ता है। या फिर ये कह सकते हैं कि जो हमारे अंदर जो जटिल पदार्थ होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, उनको तोड़ने के लिए, उनसे एनर्जी प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये जो नीड होती है, तो ये किसके लिए जो रेस्पायरेशन होता है, ये हेल्प ऑफ ऑर्गेनिज्म, हेल्प ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, यानी कि जीवित रहने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सर्वाइव, जीवित रहने के लिए हमें रेस्पायरेशन करना पड़ता है। एक यहाँ पर और पॉइंट हम लिख सकते हैं, इसके द्वारा हमें एनर्जी प्राप्त होती है ना, तो एनर्जी के लिए भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि प्रोवाइड एनर्जी, प्रोवाइड एनर्जी और अलग अलग जो कार्य होते हैं उनमें आपका ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, यानी कि हमारी बॉडी के द्वारा जो जो एक्टिविटीज की जाती है वो सभी एक्टिविटीज के अंदर क्या होती है, हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, और ये एनर्जी हमें रेस्पायरेशन के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो ये चीज आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन एक आ जाता है कि सर ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन में क्या डिफरेंस होता है। कई बार हम इस दोनों चीजों को एक समझ लेते हैं, ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन। तो देखिए ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है कि हम एटमॉस्फेयर से, वायु से ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और CO2 गैस बाहर निकालते हैं, ये तो आपका ब्रीथिंग हो जाएगा। अब ये जो ऑक्सीजन गैस है, हमारा एग्जाम्पल कर सकते हैं हम, लंग्स के द्वारा क्या करते हैं, हम लंग्स के माध्यम से, नोज के माध्यम से वो क्या करती है, ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर में आती है। शरीर में आने के बाद ये सेल्स को प्राप्त होती है, सेल्स क्या करती है, उसके अंदर सेलुलर रेस्पायरेशन होता है, और रेस्पायरेशन के द्वारा जो CO2 निकलती है वो इसी लंग्स के माध्यम से बाहर निकाल दी जाती है। तो जो लंग्स के द्वारा CO2 और O2 का जो आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, वो तो ब्रीथिंग कहलाता है। और जो ऑक्सीजन हमारी सेल्स को प्राप्त हुई है, उस ऑक्सीजन का उपयोग किसी भी जो सबस्ट्रेट है या फिर कह सकते हैं भोजन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स ये हो सकते हैं, तो उनका ब्रेक डाउन करने के लिए, उनसे एनर्जी प्राप्त करने के लिए जो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, तो वो ब्रेक डाउन क्या कहलाता है, रेस्पायरेशन कहलाता है। तो ब्रीथिंग का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज मतलब गैसों का आदान प्रदान। अब रेस्पायरेशन क्या होगा, तो रेस्पायरेशन का क्या हो जाएगा, जो सेल्स के अंदर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ब्रेक डाउन या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, या फिर इसे हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। तो ये ध्यान में रख लेना, इसकी डेफिनेशन, अर्थ जो दोनों में होता है, ब्रीथिंग का मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेज, रेस्पायरेशन का मतलब ब्रेक डाउन और ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये तो आ गया आपका डिफरेंस ब्रीथिंग एंड रेस्पायरेशन में। अब आता है सेलुलर रेस्पायरेशन क्या होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि जो ऑक्सीजन है ब्रीथिंग के द्वारा हमारी बॉडी में प्रवेश करती है या फिर प्लांट्स के अंदर प्रवेश करती है, तो वो कहाँ पहुंच जाती है, कोशिका के अंदर पहुंच जाती है, और कोशिका के अंदर क्या होता है, इसका ब्रेक डाउन होता है। तो ये हम लिख सकते हैं, जो अभी हमने लाइन लिखी थी कि ब्रेक डाउन, ये देखिए पेन दूसरा यूज कर लेते हैं, ये
ब्रेकडाउन या ऑक्सीडेशन, ब्रेकडाउन या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड को हम सबस्ट्रेट भी लिख सकते हैं क्योंकि बुक में आपके एनसीईआरटी में सबस्ट्रेट लिखा हुआ है। इसे ब्रेकडाउन और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, टू रिलीज एनर्जी, यानी कि फूड का ब्रेकडाउन या ऑक्सीडेशन करने के बाद एनर्जी प्राप्त करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? आपका सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, और ये एनर्जी जो निकलती है इसका हम ट्रैपिंग करते हैं, और ट्रैपिंग के द्वारा क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं सिंथेसाइज ऑफ एटीपी। एटीपी के संश्लेषण के लिए हम क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। एटीपी के संश्लेषण के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पर, इस एनर्जी का उपयोग हम करते हैं एटीपी के संश्लेषण के लिए। ठीक है, एक चीज ये आ जाती है कि हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि जो आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन है ये एक किस प्रकार की है? केटाबोलिक रिएक्शन, क्योंकि मटेरियल टूट रहा है ना यहाँ पर, केटाबोलिक रिएक्शन है। लेकिन क्या होता है कि ये आपका सही है, लेकिन यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? आपके ग्लूकोज का तो ब्रेक डाउन होता है, लेकिन यहाँ पर संश्लेषण भी हो रहा है। देखिए यहाँ पर तो ब्रेक डाउन हो रहा है, यहाँ पर संश्लेषण हो रहा है, तो यहाँ पर तो आपकी केटाबोलिक हो रही है, लेकिन सिंथेसाइज मतलब एनाबोलिक हो रही है, दोनों रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं? तो ये किस प्रकार की रिएक्शन हो जाएगी? ये हो जाएगी एम्फीबोलिक, एम्फीबोलिक हो जाएगी, एम्फीबोलिक रिएक्शन हो जाएगी, एम्फीबोलिक प्रोसेस, एम्फीबोलिक प्रोसेस हो जाएगी। उभयधर्मी प्रक्रिया इसे हम कह सकते हैं। कैसे? देखिए इसकी रिएक्शन देखिए, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, C6H12O6, ये आपकी ग्लूकोज का फॉर्मूला है। यहाँ से ऑक्सीजन आती है, इसके साथ में इसका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने से यहाँ पर देखिए एक तो आपका H2O बन जाता है और एक CO2 यहाँ से रिलीज हो जाती है। अब यहाँ से CO2 निकल जाती है गैस के रूप में। यहाँ से फिर क्या होता है? आप सभी को पता है क्या निकलेगी? एनर्जी निकलती है, और ये एनर्जी होती है 686 किलो कैलोरी की समथिंग होती है। 686 किलो कैलोरी की समथिंग यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी काम में क्या ली जाती है? ये तो क्या है? केटाबोलिक रिएक्शन है। केटाबोलिक हम लिख सकते हैं इसे, केटाबोलिक, यानी कि टूट रहा ना, ये जो आपका ग्लूकोज हो रहा है ये टूट रहा है इसमें। अब इससे क्या होगा? 686 कैलोरी एनर्जी निकल रही है। इस एनर्जी का उपयोग हम क्या करते हैं? इधर से एडीपी प्लस आईपी है, और इस एनर्जी के प्रयोग के द्वारा यहाँ पर हम किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? एटीपी का निर्माण कर लेते हैं, एटीपी का निर्माण कर लेते हैं। मतलब यहाँ पर एटीपी का संश्लेषण हो रहा है, तो ये आपकी एनाबोलिक रिएक्शन हो जाएगी, एनाबोलिक। ठीक है, और ये दोनों मिलाकर के हम इसको क्या कहते हैं? उभयधर्मी या एम्फीबोलिक रिएक्शन हम कह सकते हैं। अब ये एटीपी जो होती है इसे हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स के अंदर एनर्जी की करेंसी हम इसे मान सकते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये रिएक्शंस और ये इसको एम्फीबोलिक हम क्यों कहते हैं, ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। अब आगे हम बात करते हैं, एक चीज और आ जाती है यहाँ पर, एक दो पॉइंट और है तो वो भी यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए जो आपका रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, इसमें आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड का, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, पार्शियल नहीं होता, कंप्लीट होता है। एक चीज यहां पर यह आ जाती है कि ये जो रिएक्शन होती है ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन होती है। आप जानते हैं दो प्रकार की रिएक्शन होती है। जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है वो एंडरगोनिक होता है, क्योंकि उसको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, जबकि ये एनर्जी रिलीज करता है, इससे एनर्जी निकलती है, बाहर निकलती है, हीट के रूप में एनर्जी निकलती है, या फिर संश्लेषण द्वारा उस एनर्जी निकलती है, उसका उपयोग हम कर लेते हैं। तो एनर्जी से रिलीज होती है, तो इसको हम क्या कह देते हैं? एक्सर्गोनिक प्रोसेस कह देते हैं इसे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, क्योंकि कई बार यहां से क्वेश्चन बन सकता है। एंडरगोनिक हो गया, और एक यहाँ पर एक पेन और यूज कर लेते हैं, कौन सा, ये ले लेते हैं, एंडरगोनिक रिएक्शन होगी। एक पॉइंट और निकल करके यहाँ पर आता है कि जो एटीपी का निर्माण होता है इसको हम क्या कहते हैं? एटीपी फॉर्मेशन। एटीपी फॉर्मेशन, जो एनर्जी निकलती है उससे क्या करते हैं? हम एटीपी का निर्माण करते हैं, और एटीपी के फॉर्मेशन की ये जो क्रिया होती है इसको हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं।
फोस्फोराइलेशन कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सेलुलर रेस्पिरेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन एक्सर्गोनिक होती है, एटीपी का निर्माण होता है इसके द्वारा, इस कारण जो एटीपी के निर्माण की क्रिया है उसको हम फोस्फोराइलेशन कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ फोस्फोराइलेशन कह देते हैं कि फोस्फोराइलेशन है ये कितने प्रकार का होता है, ये तो आपको पता चल गया होगा कि फोस्फोराइलेशन किसे कहते हैं। तो फोस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एटीपी का निर्माण। ये होता है आपका 3 प्रकार का, ठीक है ना। फटाफट से हम 3 प्रकार देख लेते हैं इसका। देखिए हम जो रेस्पिरेशन है उसका बेस तैयार कर लेते हैं। अगर आपको पता ही नहीं कि फोस्फोराइलेशन क्या होता है और हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ने लग जाए तो क्या मतलब है इसका, आपको पता तो होना चाहिए ना। तो इसलिए हम यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए पहला जो प्रकार आता है वो है फोटोफोस्फोराइलेशन। फोटोफोस्फोराइलेशन, प्रकाश फोस्फोरिलीकरण। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, और फोस्फोराइलेशन मतलब एटीपी का निर्माण। तो लाइट की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, लाइट की उपस्थिति में एटीपी के निर्माण की क्रिया को फोटोफोस्फोराइलेशन कहते हैं। और ये आपका कहां होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये संपन्न होता है, ये याद रखना, ठीक है। जो कि हम फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसको यहां पर हम नहीं देखने वाले। दूसरा जो प्रकार आता है यहां पर, पहला हो गया और ये दूसरे नंबर का हम देख ले। दूसरा होता है आपका दूसरा प्रकार जो आता है वो है सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। और तीसरा भी मैं साथ में लिख देता हूं, तीसरा होता है ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेशन ही ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। तो ये 3 प्रकार हो गए, एक तो ये हो गया सबस्ट्रेट लेवल और दूसरा ऑक्सीडेशन, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सबस्ट्रेट का लेवल का मतलब इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी जो सबस्ट्रेट लिया जाता है, कोई भी फूड मटेरियल ले लेते हैं और उसका ऑक्सीडेशन होता है जिससे डायरेक्ट हमें एटीपी प्राप्त होती है। तो डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, इसको लिख सकते हैं हम डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। डायरेक्ट एटीपी का निर्माण क्या कहलाता है, सबस्ट्रेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन कहलाता है। ऑक्सीडेटिव का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि इनडायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इनडायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन, इनडायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन। जैसे ईटीएस चलती है ना, सेम ईटीएस भी कह सकते हैं इसे। ईटीएस में जो होता है वही चीज यहां पर होती है, इनडायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन फ्रॉम, किससे होता है ये, तो ये होता है आपका NADH एंड FADH2, NADH2 या फिर FADH2 जो होती हैं, इनसे क्या होता है, एटीपी का जो इनडायरेक्ट फॉर्मेशन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन कहते हैं। और ये सामान्यतः ईटीएस में इसी प्रकार की रिएक्शन होती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाता है कि ये रिएक्शन होती कहाँ है, तो ये भी याद रख लेना। ये रिएक्शन आपकी आपको सभी को पता है कि रेस्पिरेशन के लिए हम बात करें तो मेन जो ऑर्गन कौन सा होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली होती है उसके अंदर आपका ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन होता है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर यूकैरियोटिक में होती है ओनली माइटोकॉन्ड्रिया, तो प्रोकैरियोटिक में कैसा होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं ये यूकैरियोटिक में होता है। प्रोकैरियोटिक में किस प्रकार का होगा, तो प्रोकैरियोटिक में एक विशेष प्रकार के ऑर्गन पाए जाते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा बनते हैं और ये हो जाते हैं मीजोसोम्स कहलाते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है, तो उसके अंदर मीजोसोम्स के अंदर ये रिएक्शन होती है ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। तो ये टाइप्स ऑफ फोस्फोराइलेशन के प्रकार आपके यहाँ पर हो जाते हैं। अब देखिए आगे, ये हो गया टाइप्स ऑफ फोस्फोराइलेशन। अब
ये तो हमने टाइप देख लिया कि किस प्रकार से आपका एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब आपका जो अलग से एक हेडलाइन दे रखी है आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर कि डू प्लांट ब्रीथ, क्या प्लांट ब्रीथ करते ही हैं? तो ये तो हम सभी जानते हैं कि प्लांट क्या है, ब्रीथ करते हैं। ये इसका आंसर कर लेते हैं। अब क्वेश्चन बन जाता है कैसे करते हैं, तो ये करते हैं हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से करते हैं? हेल्प ऑफ स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स और स्टोमेटा की सहायता से क्या करती हैं? ये श्वसन की क्रिया करते हैं। लेंटिसेल्स और स्टोमेटा आप सब जानते हैं, आपने देखा भी होगा। ये स्ट्रक्चर सामान्यतः हम बनाते हैं जब स्टोमेटा की बात आती है तो इस प्रकार से ये आपकी जो पत्तियां होती है ना, उन सभी पत्तियों के अंदर उपस्थित होता है। इसमें आपका ऑक्सीजन ली जाती है और CO2 यहाँ से त्यागी जाती है, मतलब गैसों का एक्सचेंज यहाँ से होता है। तो ये प्लांट क्या होते हैं? ब्रीथ भी करते ही हैं। और किसकी सहायता से करते हैं? स्टोमेटा और हम बात करें तो लेंटिसेल्स की सहायता से करते हैं। ये हमने बात करी कि प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन। अब देखिए प्लांट के अंदर ये क्वेश्चन बन जाता, आगे मैंने चलो इसमें नहीं दिया, यहाँ पे बता देता हूँ कि प्लांट के अंदर क्या होता है। जैसे हमारे अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन उपस्थित होता है, तो प्लांट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्यों नहीं होता? इसका क्या कारण है? क्या कारण है कि प्लांट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है? तो इसके 2-3 कारण हो जाते हैं, जो कि मैं आपको बोल करके बता देता हूं, और कुछ लिखने वाली चीजें होगी तो वो बता देंगे। आगे हम एनसीईआरटी की जो लाइनें पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको मैं अलग से बता दूंगा। प्लांट में क्या होता है कि जो पूरा बॉडी पार्ट होता है उसमें आपका स्टेम है, स्टेम हो गया ना, आपकी रूट्स हो गई। इसके अलावा जो लीफ है ये होगी, लीव्स जो पत्तियां हैं, स्टेम है और रूट है। ये सभी क्या करते हैं? आपके एयर के संपर्क में रहते हैं। आप कहेंगे सर रूट थोड़ी रहती है, रूट भी रहती है, क्योंकि हमारी मिट्टी के अंदर बीच बीच में क्या होते हैं? स्पेस पाए जाते हैं, उनमें आपकी वायु भरी रहती है। तो ये एयर के सीधे संपर्क में रहती है, तो इनको ज्यादा ट्रांसपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऑक्सीजन या फिर हम कह सकते हैं गैसेज का एक्सचेंज करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती ट्रांसपोर्ट करने की। तो इसके लिए जो पत्तियां हैं, तना, ये सभी एयर के संपर्क में रहते हैं। एक कारण तो ये हो गया कि इनको ज्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ता गैसेज का एक्सचेंज करने के लिए, इसलिए इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। तो इनमें अलग अलग जो पत्तियां ये अलग अलग रेस्पिरेशन करती हैं। जैसे एक पेड़ के अंदर 1000 पत्तियां, तो 1000 पत्तियां अलग अलग रेस्पिरेशन करेगी। हमारे अंदर हम बात करें तो एक नोज के द्वारा एक ही साधन होता है जिसके द्वारा ऑक्सीजन अंदर जाती है, CO2 बाहर निकलती है। तो ये इसके अंदर नहीं होता, प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता, इस कारण इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। एक ये डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है अंदर, सामान्यतः डिफ्यूजन के द्वारा गैसेज वगैरह उनका आदान प्रदान हो जाता है। एक ये होता है कि इसको जो पेरेनकाइमेटस सेल्स पाए जाती हैं, तो उनमें क्या होता है? एयर स्पेस बहुत ज्यादा होती है, बड़े बड़े एयर स्पेस पाए जाते हैं, तो उनमें वायु भरी रहती है, तो उसका उपयोग सेल्स आराम से कर लेती हैं। एक ये कारण हो सकता है कि इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। तो ये कई कारण है जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, मैंने बता दिए हैं। एक बार दोबारा से मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इसमें ज्यादा डिमांड नहीं होती, क्योंकि मैंने बता दिया कि सभी जो और पार्ट होते हैं प्लांट्स के, वो सभी पार्ट एयर के संपर्क में रहते हैं। दूसरा, इनकी जो रेट होती है वो स्लो होती है। रूट, स्टेम, लीव्स, इन सभी में रेस्पिरेशन की रेट स्लो होती है, जो इन सभी में होता है वो लूज पेरेनकाइमा होता है, मतलब एयर से स्पेस पाए जाते हैं जिनमें वायु भरी रहती है। ये इनमें मुख्य डिफरेंस होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर जो ब्रीथ है ये स्टोमेटा और लेंटिसेल्स की सहायता से करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा हम बात करें तो वो होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब फूड को रूप में हम ले सकते हैं, फूड। ये जो मटेरियल होते हैं ये 3 प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के देख लेते हैं। यहां पर हम 2 प्रकार कौन सी हैं? सॉरी, एक चीज और बता देता हूं। यहां पर सबस्ट्रेट लेवल की हम बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 कौन कौन से होते हैं? 1 मिनट रुकिए, इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में देखिए बात करेंगे इसकी। अब सबस्ट्रेट होते क्या हैं पहले तो ये देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होते हैं? जो हम पदार्थ ऑक्सीजन या फिर हम कह सकते हैं रेस्पिरेशन में जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं, जिनसे एनर्जी प्राप्त करने के लिए जिन पदार्थों का रेस्पिरेशन के अंदर उपयोग करते हैं, उन पदार्थों को ही हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कह देते हैं, जिनसे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं सबस्ट्रेट दैट अंडरगो ऑक्सीडेशन, सबस्ट्रेट दैट undergo oxidation या ब्रेकडाउन।
सबस्टेट दैट अंडरगो ऑक्सीडेशन, या फिर हम कह सकते हैं ब्रेक डाउन, और जिससे हमें क्या हो सकती है एनर्जी प्राप्ति, टू रिलीज एनर्जी, टू रिलीज एनर्जी। यानी कि वे पदार्थ जिनका उपयोग हम ऑक्सीडेशन या ब्रेकडाउन में करते हैं और उनसे हमें क्या होती है एनर्जी प्राप्त होती है, तो वो पदार्थ क्या कहलाती हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहलाते हैं। कोई भी मटेरियल है, कोई भी कार्बनिक पदार्थ है जिसका हम उपयोग करते हैं ऑक्सीडेशन या रेस्पिरेशन के अंदर, उनको तोड़ते हैं, तोड़ने से हमें जो एनर्जी प्राप्त होती है उसका उपयोग हमारी बॉडी के द्वारा जो एक्टिविटीज होती है उनमें करते हैं। तो वो जो एनर्जी जिस पदार्थ से प्राप्त होती है, जो सबस्ट्रेट होता है, उसे ही हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका फैट्स, वसा, फैट्स हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा प्रोटीन, प्रोटीन। देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर बता रहा हूं। कार्बोहाइड्रेट जो कि एक इंस्टेंट सोर्स एनर्जी होता है, मतलब तुरंत हमें एनर्जी प्राप्त हो जाती है कार्बोहाइड्रेट से। और सामान्यतः सबसे ज्यादा मुख्य रूप से हम बात करें, सामान्यतः इसी कार्बोहाइड्रेट का उपयोग है वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में किया जाता है। अगर ये उपलब्ध नहीं है तब आप फैट्स को यूज कर सकते हैं, फैट्स नहीं है तो फिर प्रोटीन को। और प्रोटीन जब यूज होना शुरू हो जाता है मतलब आपकी बॉडी खत्म हो जाती है, आपका राम नाम सत्य हो जाता है, तो उस समय प्रोटीन यूज होता है। ये मतलब कोई डिजीज हो जाती है उस समय यूज होता है, और जब ये खत्म हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट फैट्स तो हमारा शरीर रहेगा नहीं, ऐसा मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को हम सबसे पहले प्रिफेर करता है ये रेस्पिरेशन के अंदर, तो प्रिफेर्ड सोर्स एनर्जी होता है ये, प्रिफेर्ड सोर्स एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, प्रिफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। और एक पॉइंट ये बन सकता है इंस्टेंट ऊर्जा सोर्स होता है ये, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी है तुरंत प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप टीवी वगैरह में मैच देखते हैं, क्रिकेट का मैच देखते हैं, तो वो जो पानी इनको दिया जाता है ना, उसमें ग्लूकोज मिला हुआ होता है, और उस ग्लूकोज से क्या करते हैं ये, उस ग्लूकोज को पीते हैं और पीते उनमें एनर्जी आ जाती है, क्योंकि ग्लूकोज तुरंत से क्या करता है एनर्जी प्रोवाइड करता है। आपने सुना होगा थकान होने पर केले खा लेते हैं, तो केलों से भी हमें तुरंत एनर्जी प्राप्त होती है। एक चीज और देखते हैं, हम कई बार बीमार हो जाते हैं, चक्कर वगैरह आ जाते हैं, तो हॉस्पिटल में ले जाने के बाद तुरंत ग्लूकोज चढ़ाई जाती है। तो ग्लूकोज क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि चढ़ाने से ग्लूकोज अंदर जाता है, तुरंत इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, तुरंत हमें एनर्जी प्राप्त हो जाती है। तो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है आपका, कार्बोहाइड्रेट होता है। फैट्स की हम बात करें तो फैट्स इसके बाद में इसका नंबर आता है, अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो फैट्स का उपयोग करते हैं, और सबसे ज्यादा एनर्जी इसी से प्राप्त हो सकती है। मैक्सिमम एनर्जी सोर्स यही होता है, मैक्सिमम, सबसे अधिक। और फिर अगर प्रोटीन की हम बात करें तो हमारा बॉडी मेकिंग प्रोडक्ट होता है, बॉडी मेकिंग सबस्टेंट, बॉडी मेकिंग सबस्टेंस या सबस्ट्रेट होता है। एनर्जी की हम इनका ब्रेकडाउन से संबंधित कई बार पूछ लिया जाता है। देखो सबसे पहले ब्रेकडाउन कार्बोहाइड्रेट का होगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो आपका ब्रेकडाउन इसके बाद में होगा फैट्स का, ठीक है ना। फैट्स अगर उपलब्ध नहीं है तो बाद में प्रोटीन का होगा। तो ये क्रम याद रख लेना, कई बार ये पूछ लिया जाता है। अब ऊर्जा पूछ ली जाती है तो कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी जो प्राप्त होती है वो 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रोटीन से हमें 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, किलो कैलोरी, और फैट से हमें सर्वाधिक 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सर्वाधिक ऊर्जा हमें फैट से मिलती है, और इसका क्रम भी याद रख लेना। देखिए आपका कार्बोहाइड्रेट और सबसे अधिक फैट्स, इसका क्रम देखिए, सबसे अधिक हो जाएगा फैट्स, और फैट्स के बाद में आपका हो जाएगा प्रोटीन, और प्रोटीन के बाद में कार्बोहाइड्रेट। तो सर्वाधिक 9.1 कैलोरी होती है इससे, और इससे 4.2 कैलोरी, इससे 4.1 कैलोरी। तो ये आपके सब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम बात करें, देखो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन कितने प्रकार का, हमें कौन सा पढ़ना है, ये चीजें भी हमें क्लियर होनी चाहिए। तो आपके एनसीईआरटी में 2 प्रकार का, देखिए जो चीजें लिखवा रहा हूं ये सभी एनसीईआरटी की लाइनें हैं, उन्हीं से लेकर के यहाँ पर लेकर के आया हूं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन कितने प्रकार का होता है, तो ये 2 प्रकार से हम देख सकते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में किसका उपयोग ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का ले रहे हैं या फैट्स का या फिर प्रोटीन का, उनके आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है।
एक दूसरा जो प्रकार है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर है। अगर ऑक्सीजन उपस्थित है या अनुपस्थित है उनके आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इसके आधार पर देखते हैं। तो इसके आधार पर ये दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होगा। एक तो आपका हो जाएगा यहां पर पहला जो होगा वो हो जाएगा जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट फैट्स ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट या फिर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में लेते हैं, वो हो जाएगा फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, प्लावी श्वसन हिंदी में कह देते हैं। और दूसरा हो जाएगा प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन हो जाएगा। फ्लोटिंग जो रेस्पिरेशन है इसमें हम जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की बात करें, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, एक तो कार्बोहाइड्रेट का उपयोग कर सकते हैं और एक करते हैं हम फैट्स का। अगर फैट्स और कार्बोहाइड्रेट का उपयोग हम रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट के रूप में करते हैं तो ये क्या कहलाएगा, आपका फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहलाएगा। ठीक है। और अगर हम इसके अंदर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में, रेस्पिरेटरी शॉर्ट में लिख देता हूं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में हम उपयोग कर रहे हैं प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होता है तो ये कहलाएगा आपका प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। ठीक है। तो ये दो प्रकार की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज्ड। ठीक है। तो ये याद होनी चाहिए आपको। इसके बाद में जो दूसरा प्रकार आता है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। तो ये भी यहां पर भी दो प्रकार का होता है। दो कौन सा होता है, एक तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, और एक होता है एरोबिक। चलो पहले एरोबिक लिख देता हूं, अब कौन सा ये ले लेते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन शॉर्ट में लिख देता हूं। ठीक। और एक हो जाएगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एक तो जाएगा, इसको कहते हैं वायवीय श्वसन और इसको अवायवीय श्वसन। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये आपकी हम बात करें तो ऑक्सीजन है इसकी क्या होता है, प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और इसमें ऑक्सीजन अब्सेंट होती है। ठीक है। दूसरा हम बात करें तो इसका हम बात करें तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और यहां पर इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, आंशिक ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन, फूड का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है यहां पर, या ग्लूकोज हम कह सकते हैं ग्लूकोज का। तीसरा हम बात करें तो इससे एनर्जी जो होती है, एनर्जी ये बहुत अधिक मात्रा में रिलीज होती है, जबकि इसमें एनर्जी जो होती है ये कम मात्रा में रिलीज होती है। जैसे हम हमारे एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ से हम बात करते हैं कि वैसे ही आपकी एनसीईआरटी में यहाँ पे नहीं दे रखा, लेकिन मैं बता देता हूँ लगभग 36 से 38 एटीपी एनर्जी यहाँ से हमें प्राप्त होती है और यहाँ से हमें लगभग 2 एटीपी एनर्जी है वो प्राप्त होती है। ठीक है। और इसमें हम बात करें तो इसकी एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा होती है, और कि इसकी एफिशिएंसी है वो कम होती है। ठीक है। ये भी याद रख लेना। और इसके अलावा बात करें इसकी रिएक्शन भी थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। इसमें क्या होता है, जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो क्या बनते हैं, एंड प्रोडक्ट क्या बनेंगे, यहाँ पर एक तो CO2 बनता है और एक आपका H2O बनता है और एक यहाँ पर ATP के रूप में हमें एनर्जी प्राप्त होती है। ये भी कई बार पूछा जाता है। और यहाँ पर एंड प्रोडक्ट हो जाएगा C2H5OH, एक तो आपका एथिल एल्कोहल और यहाँ पर आपको ATP के रूप में एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है। ये आपको याद रख लेना, यहाँ पर एंड प्रोडक्ट ये होता है, ATP यहाँ पर कम होती है, यहाँ पे ज्यादा होती है। तो ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों यहाँ पर हो जाती हैं, जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एनारोबिक रेस्पिरेशन में। और एनर्जी है इसमें ज्यादा प्राप्त होती है, इसमें कम होती है, इसमें एफिशिएंसी ज्यादा होती है, इसकी एफिशिएंसी कम होती है। ये आपके एंड प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन का प्रकार। अब कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं वो भी हमें पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से ये हम अगर आज तो नहीं हो पाएगा, कल हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे ना, तो उसके हमारे लिए आसान रह जाएगा। तो उसके लिए हम इसको जो कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो भी यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में कल बात करेंगे।
देखिए एक बार देख लेता हूं मैं टाइम कितना हो गया क्लास को, 34 मिनट। ऐसा करते हैं, इसको हम बेसिक कंसेप्ट को कल करेंगे, क्योंकि कल रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, तो उसमें आसानी से इनका यूज करेंगे, तो उस समय आराम से समझ में आ जाएगा। तो आज हमने जो पढ़ा है उससे संबंधित इंपॉर्टेंट जो आपके एनसीईआरटी में क्या दे रखा है वो हम फटाफट से देख लेते हैं। उसके बाद में जो एमसीक्यूज है वो हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा क्या होता है कि वो लिखता हूँ ना, वो समय थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है, इस कारण से क्लास लंबी हो जाती है। और अभी क्या लाइव चलती होती तो मैं आपको घंटे 1.5 घंटे कोई दिक्कत नहीं पढ़ा देता, लेकिन यहाँ पे क्या नेट की थोड़ी स्पीड स्लो है, और इस कारण से अभी गाँव आया हूँ, तो इस कारण से थोड़ा सा क्या रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। देखिए आपके एनसीईआरटी में क्या ले रखा है, और पहली चोट आपका इंट्रोडक्शन दे रखा है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, ब्रेकिंग ऑफ सीसी बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी फॉर एटीपी सिंथेसिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ये सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन दे रखी है जो आपको पता होनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, इसमें होता क्या कि एटीपी के संश्लेषण के लिए, एटीपी के कोशिका के अंदर एटीपी के संश्लेषण के लिए भोजन का ऑक्सीडेशन होता है, जिससे ऊर्जा निकलती है और उससे हम एटीपी का संश्लेषण करते हैं, और ये प्रक्रिया आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाती है, कोशिकीय श्वसन कहलाती है। एक बार दोबारा से इस चीज को समझिए। देखिए कोशिका के अंदर एटीपी के संश्लेषण के लिए भोजन का ऑक्सीडेशन होता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी का हम उपयोग करते हैं एटीपी के संश्लेषण में। ये जो प्रक्रिया होती है एटीपी के संश्लेषण की, ये कहलाती है सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि ये सेल्स के अंदर कंप्लीट होती है। ठीक है, और इसमें आपका सीसी बॉन्ड का ब्रेक डाउन होता है, सीसी, क्योंकि आप सभी को पता है C6H12O6, इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो सीसी बॉन्ड होता है, फिर H2CO2 बनता है, तो सीसी बॉन्ड का ब्रेक डाउन होता है। This energy is used for absorption, transport, movement, reproduction, breathing, etc. यानी कि इस एनर्जी का उपयोग हम जो अन्य प्रोसेस होती है उनमें करते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, प्रोडक्शन और ब्रीथिंग। अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड दैट इज रिस्पायर्ड इज फोटोसिंथेसिस, यानी कि इसमें हम फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो फूड प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, भोजन का संश्लेषण होता है, जो हमें भोजन प्राप्त होता है उसका हम उपयोग करते हैं रेस्पायर के अंदर या रेस्पिरेशन के अंतर्गत। देखिए आगे, द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। जिस कंपाउंड का उपयोग हम रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग के या ऑक्सीडेशन के रूप में उपयोग लेते हैं, तो उसे हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कह देते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो कि मोस्ट कॉमन होता है, सामान्यतः इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। प्रोटीन है, फैट्स है, इसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड है, इनको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कह सकते हैं। ये चीज हम मैं बता चुका हूं आपको, दोबारा से फटाफट से रिपीट कर रही हूं। द एनर्जी रिलीज्ड इज नॉट यूज्ड डायरेक्टली, इस एनर्जी जो यहाँ से निकलती है उसका सीधा उपयोग नहीं करते हैं, इसका उपयोग हम क्या करते हैं, एटीपी संश्लेषण के लिए ही करते हैं। When energy is needed, जब एनर्जी की आवश्यकता होती है, एटीपी इज ब्रोकन डाउन, एटीपी को तोड़ दिया जाता है और एनर्जी प्राप्त हो जाती है। एटीपी एक्ट एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स, सेल्स के अंदर एनर्जी करेंसी के रूप में एटीपी क्या करती है, एक्ट करती है या क्रिया करती है। एटीपी जो होती है एनर्जी करेंसी के रूप में होती है कोशिका के अंदर। ब्रीथिंग इन प्लांट्स, फॉर रेस्पिरेशन प्लांट गेट O2 एंड गिव आउट CO2। रेस्पायर प्लांट के अंदर हम बात करें तो रेस्पिरेशन होता है, उसमें ऑक्सीजन और CO2 गैस का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन ली जाती है और CO2 छोड़ी जाती है, बाहर निकाली जाती है। इन प्लांट्स गैस एक्सचेंज अकर्स बाय स्टोमेटा एंड लेंटी सेल्स, ये मैंने लिखवा दिया है कि गैस एक्सचेंज जो होता है प्लांट्स में, ये स्टोमेटा और लेंटी सेल्स के द्वारा होता है। प्लांट्स नीड नो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्लांट्स को किसी प्रकार की कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी श्वसन अंग की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओवन गैस एक्सचेंज नीड्स, यानी कि प्लांट का प्रत्येक पार्ट जो होता है ये गैस एयर के संपर्क में रहता है, और प्रत्येक पार्ट जो होता है प्लांट का वो गैस एक्सचेंज करता है। सो गैस ट्रांसपोर्ट इज वेरी लिमिटेड, गैसों के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है बहुत ही लिमिटेड होता है, सीमित होता है। वेरी लो गैस एक्सचेंज एज कंपेयर टू दैट ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की तुलना में हम बात करें तो इसमें कि बहुत ही कम गैस का एक्सचेंज होता है। लीव्स आर अडेप्टेड फॉर मैक्सिमम गैस एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो पत्तियां होती है ये अनुकूलित होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान अधिकतम गैस एक्सचेंज करने के लिए, क्योंकि उसके दौरान क्या होता है, O2 गैस रिलीज की जाती है कोशिका के द्वारा, O2 गैस है वो रिलीज की जाती है।
आगे देखिए, मोस्ट लिविंग सेल्स हैव कांटेक्ट विद एयर, अधिकांश जो जीवित कोशिकाएं होती है एयर के संपर्क में रहती है। दे आर लोकेटेड क्लोज टू प्लांट सरफेस, और ये प्लांट सरफेस के पास में या नियर या बहुत ही नजदीक उपस्थित होती है। इन स्टेम लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द थिन लेयर बेनेथ द बार्क, यानी कि जो स्टेम होता है उनमें बहुत ही पतली लेयर के जो जीवित कोशिकाएं होती है ना, इसके चारों ओर बहुत ही पतली लेयर होती है, और जो कि जो बार्क होती है, जो छाल होती है ना, उसको बीच में ब्रेक कर देती है, और ये क्या कहलाती है, लेंटिसेल्स कहलाती है। आपने देखा होगा छाल के बीच में इस प्रकार की कुछ सेल्स मिलती है, जहां पर आपको पेरेन्काइमा टिश्यू भी देखने को मिलता है। इन लीव्स, स्टेम एंड रूट्स पेरेन्काइमा सेल्स आर लूजली पैक्ड। स्टेम, लीव्स और फ्रूट्स की हम बात करें तो इसमें जो पेरेन्काइमा सेल्स होती है ये लूजली पैक्ड होती हैं, और इनके बीच बीच में क्या होता है, एयर स्पेसेज उपस्थित होता है। कंप्लीट कंबक्शन ऑफ ग्लूकोज यील्ड एनर्जी मोस्ट ऑफ विच इज गिवन आउट एज हीट, यानी कि जब पूर्ण ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो उससे जो एनर्जी प्राप्त होती है उसका अधिकांश भाग है वो हीट के रूप में बाहर निकल जाता है। ये रिएक्शन होती है रेस्पिरेशन के अंदर, ये ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन, फिर CO2H2O बनता है और साथ में एनर्जी निकलती है। दिस एनर्जी इज यूटिलाइज टू सिंथेसाइज अदर मोलिक्यूल्स, और इस एनर्जी का उपयोग है वो अन्य मोलिक्यूल्स के संश्लेषण में कर लिया जाता है। ड्यूरिंग द ग्लूकोज कैटाबोलिज्म नॉट ऑल द लिबरेटेड एनर्जी गोज आउट एज हीट, यानी कि जब ग्लूकोज का कैटाबोलिज्म होता है यानी ब्रेक डाउन होता है तो उस समय जो एनर्जी निकलती है उसका कंप्लीट वो हीट के रूप में नहीं निकलती है। ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इज सर्वल स्मॉल स्टेप, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जो होता है कुछ स्टेप्स के माध्यम से होता है। इट enables some step to couple released energy to ATP synthesize, यानी कुछ यौगिक या कुछ स्टेप्स होती हैं जिनके माध्यम से एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी का उपयोग हम एटीपी संश्लेषण के लिए करते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड एंड CO2 वाटर एंड एनर्जी आर रिलीज्ड, यानी कि रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है और CO2 वाटर और एनर्जी है ये रिलीज की जाती है। सर्टन ऑर्गेनिजम्स आर अडेप्टेड टू एनारोबिक कंडीशंस, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एनारोबिक अवायवीय कंडीशन के लिए क्या होते हैं, अनुकूलित होते हैं। सम आर फैकल्टेटिव एनारोबिक, ये क्या होते हैं, विकल्पी एनारोबिक होते हैं। अदर आर ओब्लिगेट, अदर अविकल्पी होते हैं। ये तो हो गया हमारा जो एनसीईआरटी में दे रखा है, वो देखिए बहुत ही कम जरूर देखा हमने, लेकिन इसको समझा है। दोबारा आपको इस चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्या है कि लाइव क्लास में तो हमें दिक्कत नहीं है, अगर वीडियो डाल रहे हैं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है और फिर डालने में दिक्कत आती है। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। आज हमने रेस्पिरेशन का बेस तैयार कर दिया, कल ग्लाइकोलाइसिस डिस्कस कर लेंगे। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन ये 2 बार लिखा गया क्या, रेस्पिरेशन इज प्लांट्स, रेस्पिरेशन इज डिफाइन। प्लांट्स रेस्पिरेशन को हम किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, तो ब्रेकिंग ऑफ CC बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन रिजल्ट फाइनली टू ए फॉर्मेशन एंड रिलीज ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करें तो सेकंड के अकॉर्डिंग हम देखिए यहां पर दे रखा है कि रेस्पिरेशन के रिजल्ट के रूप में इनमें से किसका उपयोग करते हैं, जिसके द्वारा हमें, एक मिनट, रेस्पिरेशन रिजल्ट फाइनली टू ए फॉर्म, मतलब फाइनली क्या बनता है, एंड रिलीज ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो पदार्थ है वो रिलीज होता है। तो फाइनल प्रोडक्ट पूछा है यहाँ पर, फाइनल प्रोडक्ट तो हमें एटीपी प्राप्त होती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। थर्ड दे रखा है, द CC बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन ब्रोकन बाय विच प्रोसेस इज इन रेस्पिरेशन, कौन सी रेस्पिरेशन की कौन सी प्रक्रिया के अंदर, कौन सी प्रोसेस के अंदर CC कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के CC बॉन्ड को तोड़ा जाता है, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसको तोड़ा जाता है, तो ये ऑक्सीडेशन के अंदर तोड़ा जाता है। कथन कारण वाला है, तो एटीपी एक्ट एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स, सेल्स के अंदर क्या होता है, एटीपी एनर्जी करेंसी के रूप में होती है, तो ये तो सही है आपका। रीजन दे रखा है, एनर्जी रिलीज्ड थ्रू रेस्पिरेशन इज ट्रैप्ड एज बायोकेमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी कि जो रेस्पिरेशन होता है उससे एनर्जी निकलती है और इस एनर्जी का उपयोग जैव रासायनिक अभिक्रिया जो होती है इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, एटीपी का संश्लेषण करते हैं। तो यहां पर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे सही, दोनों ही सही, सी। 5 नंबर का क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा जो गलत दे रखा है,
ओनली कार्बोहाइड्रेट आर ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब केवल कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के द्वारा क्या करता है, ऑक्सीडाइज होता है, जिससे एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन रेस्पिरेशन इज नॉट रिलीज इन ए सिंगल स्टेप, यानी कि जो रेस्पिरेशन के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है एक सिंगल स्टेप में नहीं होती है। एटीपी कैन बी ब्रोकन डाउन एज एंड व्हेन एनर्जी नीड्स टू बी यूटिलाइज्ड, यानी कि जब एनर्जी की आवश्यकता होती है उस समय एटीपी क्या हो जाती है, ब्रोक डाउन हो जाता है, एटीपी को तोड़ दिया जाता है। तो यहां पर देखिए कौन सा रॉन्ग है, गलत पूछा है, ये तो ठीक है। सिंगल स्टेप ये भी ठीक है। केवल इसमें कार्बोहाइड्रेट का यूज नहीं करते तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, इसमें आप और भी यूज कर सकते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है एटीपी स्टैंड फॉर, एटीपी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, वैसे तो सीधा लिख सकते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो एडिनोसिन 5 ट्राइफॉस्फेट ये हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा एडिनोसिन 5 ट्राइफॉस्फेट। 7 नंबर का क्वेश्चन है कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड, रेस्पिरेशन प्रक्रिया के दौरान जो कंपाउंड या जिस कंपाउंड का ब्रेकडाउन होता है या ऑक्सीडाइजेशन होता है या ऑक्सीडेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन के दौरान जिस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी इंडेक्स, रिडक्टरी सबस्टेंट, रेस्पिरेटरी क्यूसेंट या रेस्पिरेटरी सबस्टेट। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सबस्टेट कह देते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला है। फर्स्ट कह रहा है कि ओनली ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओवन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, यानी कि ग्रीन प्लांट और साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये केवल फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओवन फूड बाय कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, ये कह रहा कि ये भोजन तो बनाते ही हैं लेकिन ये क्या करते हैं, केमिकल ऊर्जा को लाइट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए ये उल्टा दे दिया यहाँ पर, अगर लाइट एनर्जी टू केमिकल होता तब तो सही हो जाता, तो मतलब सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट वाला सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन है अल्टीमेटली ऑल द फूड दैट इज रेस्पायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेस कम्स फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, द अबव स्टेटमेंट इज, यानी कि अल्टीमेटली जो भोजन होता है ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। लाइफ की जो प्रोसेस होती है, अन्य प्रोसेस जितने भी होती है, ऑब्जर्वेशन, मूवमेंट, लोकोमोशन, ये सभी जो प्रोसेस होती है इनके लिए जो भोजन का जिसका रेस्पिरेशन होता है वो रेस्पिरेटरी जो फूड होता है ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। तो ये आपका सही दे रखा, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इन प्लांट्स अंडर एनी कंडीशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इन प्लांट अंडर एनी कंडीशंस, यानी कि कोई भी कंडीशन हो जिसके अंदर कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग हम रेस्पिरेटरी सब्सटेंस के रूप में नहीं कर सकते हैं, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, देखिए फैट्स का कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट का कर सकते हैं, प्रोटीन का कर सकते हैं, तो यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी का कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस, रेस्पिरेशन प्रोसेस का यहाँ पर ऑप्शन दे रखे, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है रेस्पिरेशन से, एंड प्रोडक्ट कौन सा होता है रेस्पिरेशन के द्वारा। तो रेस्पिरेशन बाय प्रोडक्ट कौन से हो जाएंगे, एक तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है और एक वाटर होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। एटीपी यहाँ पे लिखा नहीं होता, एटीपी होता है। 12 नंबर का क्वेश्चन है रेस्पिरेशन इज ए खालिस्तान प्रोसेस, रेस्पिरेशन किस प्रकार की प्रोसेस है, तो रेस्पिरेशन एक एम्फीबोलिक प्रोसेस है, मैंने आपको लिखवाया है और एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ एनाबोलिक एंड एज वेल एज कैटाबोलिक। 13 नंबर का क्वेश्चन है चूज द करेक्ट इक्वेशन, सही इक्वेशन की हमें पहचान करनी है, तो यहां पर 13 नंबर में कौन सी हो जाएगी, इक्वेशन मैंने आपको लिखवाई भी है। देखिए यहां पर हम बात करें तो ये देखिए C6H12O6, ये यहाँ पर एरो का ऑक्सीजन यूज हो रही है, फिर एरो का निशान CO2 6H2 और एनर्जी प्राप्त होगी, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है रेस्पिरेशन ऑर्गन फॉर प्लांट्स आर, प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन ऑर्गन कौन से होते हैं, श्वसन वाले ऑर्गन कौन से होते हैं प्लांट्स में, देखिए लेंटिसेल्स, स्टोमेटा, ये दोनों तो होते हैं, लेकिन वुडी बार्क हमने नहीं पढ़ी है, तो ये दोनों ही हो जाएंगी, और डी में दे रखा है बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज रॉन्ग, यहाँ पर कौन सा है जो गलत दे रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रूट, लीव्स एंड स्टेम रेस्पायर ए फॉर लोअर देन एनिमल्स डू, यानी एनिमल्स की तुलना में रूट, लीव्स और स्टेम होते हैं ये कम रेस्पिरेशन करते हैं,
या गैसेस एक्सचेंज कम करते हैं, तो ये तो सही है। फॉर प्लांट्स टू रेस्पायर availability of O2 is a problem as O2 is not released within the cell during photosynthesis। प्लांट्स के अंदर रेस्पायरेशन होता है जिसके लिए ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई गई है, यानी ऑक्सीजन है ये उपलब्ध नहीं है रेस्पायरेशन के अंदर, क्योंकि कारण क्या है इसका कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा यहाँ पर O2 रिलीज नहीं हुई है। देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज फ्रॉम वन प्लांट पार्ट ऑफ द अनदर प्लांट, मतलब बहुत ही सीमित ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पर एक प्लांट से दूसरे पार्ट्स तक प्लांट्स के। तो 15 नंबर के क्वेश्चन में जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये यहाँ पर गलत दे रखा है। ठीक है, तो आज की इस लेक्चर के अंतर्गत हम बात करें तो 15 क्वेश्चन हमने टोटल देखे हैं, साथ में जो एनसीईआरटी का जो आपकी मैटर दे रखा वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। देखिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ फटाफट से करवाने की, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आए तो फिर क्या फायदा, मेरा पढ़ाने का भी क्या फायदा है। तो इसलिए मैं बहुत थोड़ा सा समय जरूर लेता हूँ, लेकिन आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ। आज हमने इस चैप्टर का बेस तैयार कर लिया है और कल हम सीधा ही क्या करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस को शुरू करेंगे। परसों हम फर्मेंटेशन को देख लेंगे और फिर क्रेब्स साइकिल और फिर एटीएस, और इस प्रकार से आपका 3 या 4 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि। क्लास अच्छी लगी है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।